हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का BSAB क्लासेस एंड SKS ग्रुप्स के इस लेटेस्ट चैनल में। आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में प्रकाश का जो इंट्रोडक्शन है, यानी प्रकाश क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। यहाँ प्रकाश का जो डिफिनेशन लिखा गया है वह लिखा है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो छोटे छोटे पैकेटों के बंडल फोटोन के रूप में विद्यमान रहता है। ये जो हमारा लिखा हुआ है यह प्रकाश का परिभाषा लिखा हुआ है, यानी प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, यानी यह एक एनर्जी है जो क्या होता है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, यानी छोटे छोटे पैकेटों के बंडल यानी फोटोन के रूप में विद्यमान रहता है। उसके बाद यहाँ जो बनाया गया है यह फिगर, इसमें प्रकाश जो हमारा सूर्य से प्राप्त होता है, तो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश है वो तीन तरह की होती है। पहला जो है औरक्त प्रकाश, दूसरा दृश्य प्रकाश, तीसरा है पराबैंगनी प्रकाश। औरक्त प्रकाश जो है इससे हमें गर्मी की अनुभूति होती है, यानी सूर्य से जो आने वाली किरणें होती है उन सभी किरणों में तीन प्रकार की प्रकाश आती है। पहला नंबर औरक्त है जिससे हमें क्या होता है, गर्मी की अनुभूति होती है। सेकंड नंबर है दृश्य प्रकाश, इस दृश्य प्रकाश से हमें किसी वस्तुओं को देखने का आभास होता है। और तीसरा नंबर है पराबैंगनी प्रकाश, जो हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है पर बहुत कम मात्रा में, और इसको रोकने का जो कारण है वह ओजोन परत, यानी हमारे वायुमंडल की जो ओजोन परत है उस ओजोन परत के द्वारा इस पराबैंगनी प्रकाश को रोक लिया जाता है। फिर भी कुछ अंश जो है पराबैंगनी प्रकाश का, यानी पराबैंगनी किरण का कुछ अंश जो है धरती पे चला आता है। वो किस कारण से, तो वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के माध्यम से ओजोन परत में छेद होने के कारण पराबैंगनी किरणें जो है कुछ हमारी पृथ्वी तक चली जाती है, जिसके कारण हम लोगों को स्किन कैंसर यानी कि चमड़ी का कैंसर हो जाता है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह AC के द्वारा, यानी एयर कंडीशन, फ्रिज, इन सभी से, AC और फ्रिज से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जिसके कारण से ओजोन परत में छेद होता है, जिसके कारण से पराबैंगनी किरणें हमारी धरती तक पहुंच जाती है। उसके बाद यहाँ ये जो लिखा गया है यह इन सभी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लिखा गया है। औरक्त प्रकाश और पराबैंगनी प्रकाश, इन तीनों प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य का जो लिमिटेशन होता है, जो लिमिट होता है, वह 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। यानी कि औरक्त प्रकाश का 3500 एंगस्ट्रॉम और पराबैंगनी प्रकाश का 7500 एंगस्ट्रॉम, और इन दोनों के बीच में होता है दृश्य प्रकाश। एंगस्ट्रॉम बराबर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य से हम लोग प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। वो यहाँ 35 एंगस्ट्रॉम और 75 एंगस्ट्रॉम के बीच पराबैंगनी किरण और औरक्त किरण के बारे में दर्शाया गया है। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वह है प्रकाश के गुण। यह प्रकाश का गुण क्या होता है, यानी प्रकाश का प्रॉपर्टीज क्या होता है। इसमें फर्स्ट नंबर है प्रकाश हमेशा जो है सीधी रेखा में गमन करती है। यानी प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, मतलब कि अगर हमारे पास कोई प्रकाश स्रोत है और इससे अगर प्रकाश निकल रही हो, अगर यहाँ पे सामने अगर हम कोई सीट रखते हैं, एक सीट और रखते हैं और एक सीट और रखा जाता है, यानी कि 3 सीट रखा जाता है, और ये तीनों में कुछ होल्स हैं, तो यहाँ से प्रकाश जो निकलेगी ये प्रकाश सीधी रेखा में, मतलब बिल्कुल सीधा इससे होते हुए पार करने के बाद इस सीट के पास पहुँचेगा, तो यह इससे होकर गुजरेगा, फिर अगर अगले सीट में जाएगा तो इससे गुजरेगा। यानी कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, यह टेढ़ा मेढ़ा गमन नहीं करता है। इस चीज़ को अगले क्लास में, यानी 12th क्लास में यह बताया जाएगा कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन नहीं करती है, वो आगे की चीज़ है। यहाँ पे लेकिन बेसिक चीज़ जो हमारा प्रकाश का गुण है कि प्रकाश हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है। सेकंड है कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह सेकंड गुण है। तीसरा गुण है प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है, अर्थात इसे किसी माध्यम का मतलब होता है ठोस, द्रव और गैस, यानी कि प्रकाश हमेशा निर्वात में गमन कर सकती है, मतलब कि उससे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि
ठोस, द्रव और गैस, ये जो हमारे तीनों माध्यम होता है, इस माध्यम के अलावा यानी अगर ये माध्यम हमारे पास नहीं भी हो तो इसमें क्या प्रकाश क्या गमन कर सकता है। जैसे कि जो सूर्य जो है, हमारे सूर्य से जो प्रकाश हमारे धरती तक पहुंचता है, तो सूर्य और जो हमारा पृथ्वी होता है नीचे पृथ्वी, यहाँ तक सूर्य का प्रकाश आने में इसके बीच में कोई भी चीज़ नहीं है, ना ही ठोस है ना ही द्रव है, गैस है, लेकिन मतलब कि गैस नहीं के बराबर है, यानी वायुमंडल में सभी सारी गैसें हैं। तो ये सूर्य से जो धरती तक हमारा पहुंचता है प्रकाश, वह इसको पूरे एरिया को यानी कि हमारा जो खाली स्थान है यानी कि सूरज से लेकर के धरती तक आने में, उसको हम लोग बोलते हैं निर्वात बोलते हैं। तो निर्वात में प्रकाश का गमन होता है और यानी इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, ना ठोस की, ना द्रव की, ना गैस की, यानी कि यह निर्वात में गमन कर सकता है। अब उस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक हमारा है प्रकाश किरण। इसमें लिखा है प्रकाश एक सरल रेखीय पथ पर गमन करना प्रकाश की किरण कहलाता है। यानी प्रकाश का एक सरल रेखीय पथ पर, यानी अगर प्रकाश सरल रेखीय पथ पे अगर गति करता है तो उसको हम लोग प्रकाश किरण बोलते हैं। यहाँ हमारा ए और बी जो है एक सरल रेखीय पथ दर्शाया गया है और इस पथ पे प्रकाश को बुझाया गया है, यानी कि सरल रेखीय पथ पे कोई प्रकाश गमन करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश किरण। इसके बाद हमारा अगला है किरण पुंज। किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज, यानी कि ये जो हमारा सरल रेखीय पथ पे जो प्रकाश किरण चल रही है, अगर ये किरण अगर एक साथ ढेर सारा हो जाए, यानी कि अगर यह समूह में हो, उसको हम लोग बोलेंगे किरण पुंज बोलेंगे। यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में यानी सभी किरणें जो होंगी क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, यानी ये हमारा फर्स्ट किरण हो गया, ये है सेकंड किरण, ये है थर्ड किरण और ये है फोर्थ किरण। यानी यहाँ पे 4 किरण दर्शाया गया है, यानी एक से अधिक किरण, यानी किरणों का क्या है समूह है और ये सभी किरण जो है एक दूसरे के समांतर हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे समांतर किरण पुंज। सेकंड नंबर है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज जो है वैसे किरणों पुंज को कहा जाता है, किरणों के वैसे समूह को जिसमें एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकल करके बहुत सारी दिशाओं में क्या हो जाए, फैल जाए। यानी अपसारी का मतलब होता है फैलना, यानी कि एक बिंदु स्रोत से प्रकाश, यानी ये हमारा बिंदु स्रोत है, इस बिंदु स्रोत से प्रकाश जो है निकल करके क्या हो रहा है, अधिक दिशाओं में, यानी एक से अधिक दिशाओं में फैल रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। तीसरा नंबर है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज को कहा जाएगा जिसमें प्रकाश की किरण दूसरी जगह से आकर के एक बिंदु पे मिलती हो, यानी कि अभिसारी का मतलब होता है एक जगह कन्वर्ज होना, यानी प्रकाश किरण का समूह जो है अनंत से आकर के अगर एक पॉइंट पे मिलता है, यानी एक बिंदु पे मिलता है, इसको कहा जाएगा अभिसारी किरण पुंज। अगला टॉपिक है किसी वस्तु को हम क्यों देख पाते हैं। इसमें लिखा गया है किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब कोई वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश को परावर्तित कर देता है। यानी कि अगर कोई वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ता है और वो प्रकाश को अगर परावर्तित कर देता है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि किसी वस्तु को देखने के लिए हमें उस वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होना जरूरी है। इससे पहले 11वीं शताब्दी में इब्न अल हैथम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इब्न अल हैथम। इब्न अल हैथम के द्वारा यह बात बताया गया था कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब क्या करता है, वह वस्तु को परावर्तित कर देता है। यानी इनके पहले यानी 11वीं शताब्दी से पहले के लोगों का मानना था कि अगर कोई वस्तु को हमें देखना है तो हमारी आंखों से क्या होता है, प्रकाश निकलता है और वस्तु पे पड़ता है तब हम वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यानी हमारी आंख से प्रकाश निकलती नहीं है, वस्तु से प्रकाश क्या होता है, परावर्तित होता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब जाकर के हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात हम प्रकाश स्रोत को देखते हैं या फिर वैसी वस्तुओं को देख पाते हैं जो प्रकाश को क्या कर सके, परावर्तित कर सके। अब इसके बाद हमारा जो चैप्टर का जो
टॉपिक था यानी हेडिंग था प्रकाश का प्रवर्तन। इसके बाद ही हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरणों का किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया, किसी भी प्रकाश किरणों का किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। उसी माध्यम का मतलब होता है एक ही माध्यम। जैसे कि हम लोग एक वस्तु रखे हुए हैं, एक वस्तु यहाँ है, ये इस वस्तु के इस तरफ ये वस्तु अलग है और यानी कि इधर हमारा माध्यम अलग है और इधर का जो माध्यम हो जाएगा वो अलग हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ से प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये माध्यम अलग है, यानी यहाँ से यहाँ आएगा वो अलग माध्यम है। और इसके बाद अगर यानी इस वस्तु से बाहर निकल करके जाता है, ये कांच हो सकता है। तो अगर इससे बाहर निकल करके जाएगा तो कांच क्या होगा? दूसरा माध्यम हो जाएगा। यानी कि माध्यम 1 हमारा हो गया हवा और माध्यम 2 जो है, माध्यम 2 वो हो गया कांच। तो यहाँ पे एक ही माध्यम यानी उसी माध्यम है जिस माध्यम में आएगा, यहाँ पे प्रकाश स्रोत यानी ये हमारा बिंदु स्रोत से प्रकाश किरण निकल रहा है, यानी प्रकाश स्रोत आया है इस परावर्तक सतह पे। यानी ये जो लाइन दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह, यानी कि यह प्रकाश को परावर्तित करेगा। तो यहाँ से प्रकाश आ रहा है, इसको बोल देंगे आपतित किरण, यानी आने वाली प्रकाश को, यानी जो प्रकाश आती हुई प्रतीत होती है यानी आती है उसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। तो ये हमारा आपतित किरण है। यहाँ पे एक बिंदु डाला गया है, वो बिंदु है, इस बिंदु पे पड़ने के बाद इसका परावर्तन हुआ है, यानी कि प्रकाश यह आपतित हुआ है और यह प्रकाश जो है परावर्तित हुआ है। यानी यहाँ पे इस बिंदु से परावर्तन होने के बाद यानी कि इस बिंदु से टकराने के बाद इसी माध्यम में, यानी कि हमारा जो माध्यम है वह माध्यम है हवा। जो माध्यम है वो माध्यम हमारा है हवा, यानी कि हवा माध्यम है, यानी जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में क्या हुआ? लौट गया। यानी परिभाषा में लिखा गया है कि प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया, यानी प्रकाश किरण ये आया और ये क्या हुआ? इसका परावर्तन हुआ यहाँ से, यानी इस परावर्तक सतह से टकराने के बाद इसका परावर्तन हुआ। तो जिस मीडियम में आया है ना, जिस माध्यम में आया है उसी माध्यम में वापस लौट गया है, इसलिए इसको कहा जाएगा प्रकाश का परावर्तन। यानी कि अगर उसी माध्यम में लौट जाता है उसको बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। यह प्रकाश का प्रवर्तन होने के साथ, यानी प्रकाश का प्रवर्तन अगर होता है तो वह 2 कोण का निर्माण करता है, यानी इसको बोलते हैं आपतन कोण और इसे बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण। परावर्तन कोण यानी इसको आगे लिखा गया है परावर्तन के नियम, यानी परावर्तन का 2 नियम होता है, वो परावर्तन का 2 नियम लिखा गया है। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो है तीनों एक ही तल में होता है। यानी कि ये जो हमारा फिगर दिख रहा है, इस फिगर में जो आने वाली किरण है इसको बोलेंगे हम लोग आपतित किरण और ये जो जाने वाली किरण है उसको बोला जाएगा परावर्तित किरण। और इसके बीचों बीच जो लाइन खींचा जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे अभिलंब, यानी इसको बोला जाएगा नॉर्मल, इसको बोला जाएगा, यानी कि अभिलंब बोला जाएगा। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होगा उसको आपतन कोण कहा जाएगा और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा उसको परावर्तन कोण बोला जाएगा। यानी आपतन कोण को I से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। यहाँ पे इसको लिखा गया इधर कि यहाँ पे A और O, यानी जो हमारा जिस बिंदु पे प्रकाश पड़ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। ये हमारा है आपतन बिंदु। तो A और O, यानी A और O जो है इसको बोलेंगे आपतित किरण। उसके बाद यहाँ से M और O इसको बोला जाएगा अभिलंब। उसके बाद B और O इसको बोला जाएगा परावर्तित किरण और इनके बीच जो कोण बना है कोण I, इसको कोण I को बोलते हैं आपतन कोण और यहाँ जो कोण बना है R उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन होगा और अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होगा आपतन कोण। अब जो दूसरा नियम है परावर्तन का वो है कोण I बराबर कोण R, अर्थात यानी आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन का 2 नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो है तीनों क्या होगा? एक तल में होगा। और दूसरा जो नियम है वो है कोण I बराबर कोण I, यानी कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आज का क्लास इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।